तेरे इश्क ने बख्शी है ये सौगात मुसलसल, तेरा जिक्र हमेशा तेरी बात मुसलसल। मैं मोहब्बत में उस मुकाम पे हूँ जहाँ मेरी जात में रहती है तेरी जात मुसलसल। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में अलीशा अंसारी का लिखा हुआ खूबसूरत नावल इश्क मुतशक्करम। आज इस नावल की फर्स्ट एपिसोड पेश की जा रही है, जो मेरी बहुत ही प्यारी लिसनर्स की ख्वाहिश पे ये नोवेल ऑडियो की सूरत में पेश किया जा रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको ये नोवेल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आएगा। गाइस, मज़ीद अच्छी अच्छी तहरीरें ऑडियो की सूरत में सुनने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे दिए गए बेल के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी तहरीरें ऑडियो की सूरत में पेश करती रहूं। चलें स्टार्ट करते हैं अलीशा अंसारी का लिखा हुआ खूबसूरत नावल इश्क मुतशक्करम, ऑडियो बाय रज़िया सुल्ताना। 2 माह कबल। सुबह शादी के वक्त सूरज बादलों की ओर से झांकता पूरे आसमान को रोशन कर रहा था। लाहौर में वाक़िया बंगलाए जा के मुलाजिम अपने कामों में लग चुके थे। खान सामा ने झटपट नाश्ता तैयार किया तो माली ने छोटे साहिब के जागने से पहले ही बाग के सारे फूल पौधों और दरख्तों को आब से सरशार कर दिया। लाहौर की अहम शाहराह से गुजरते हुए एक वसीओ अरीस जगह पे ये बंगला अपनी मुकम्मल आबोताब के साथ खड़ा था। इस बंगले की खास बात उसकी अंदरूनी और बैरूनी खूबसूरती थी। जाए बंगला की बैरूनी हदूदें बाग से घिरी हुई थी और दरमियान में सफेद बंगला कायम था। बाग के मेन दरवाजे से राहदारों के गुजर का रास्ता सीधा बंगले के दरवाजे पे खुलता था। बंगले के बराबर एक तरफ पोर्च था जहां लंबी गाड़ियों की कतारें खड़ी थी। बाग में हर रंग के फूलों की मौजूदगी उस जगह को मजीद खूबसूरत बनाती थी और जब सारा दिन सावन बरसता तो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते। मियां अजीज, तुम कहाँ जा रहे हो? किचन से निकलते हुए खान सामा ने पूछा। अजीज सीढ़ियां चढ़ते हुए रुका। साईं के लिए कॉल आई है, उनको जगाने जा रहा हूँ। वो अजलत में था। वापस सीढ़ियां फलांगने लगा ही था कि खान सामा फिर मक्खन अमेज लहजा अपनाए, हाथ में कप पीठ पकड़े सीढ़ियों तक आए। जा साईं, जाग गए हैं? तुम उनको कावा भी दे देना। अजीज फरीद की बात पे मुस्कुराहट सख्ती से रोके कप पीठ थाम के सर झटकता हुआ सीढ़ियां अबूर कर गया। ऐसा भी पता नहीं क्या था जो इस फरीद के छोटे साईं के सामने जाने से जान निकलती थी। दरवाजे की दस्तक पे वो बालों में हेयर ब्रश चलाते हुए रुका। आ जाओ अजीज। उसे पता था इतनी सुबह सवाए अजीज के और किसी में हिम्मत नहीं जो दरवाजा बजाए। इजाजतनामा मिलते ही अजीज मुअद्दब अंदाज में अपने साईं की आरामगाह में दाखिल हुआ। कमरा सूरज की किरणों में नहाया हुआ था। दरवाजे के ऐन सामने वाली दीवार ग्लास वॉल थी जिसमें से शीशे का ही एक दरवाजा बालकनी में खुलता था। कमरे के दरमियान में सफेद रंग का डबल बेड था जिसके चारों इतराफ काले रंग के लकड़ी के सतून खड़े थे। बेड के सामने बड़ी स्क्रीन नाफिज थी। साथ लगी दीवार के साथ एक दरवाजा बड़े से कमरे में खुलता था जहां उसकी क्लोजेट थी और एक वॉशरूम की जानिब दरवाजा था। दूसरी जानिब सिंगार मेज खड़ी थी और उसके सामने मेहरान जा मुकम्मल वजाहत के साथ खड़ा अपने बाल संवार रहा। अगर कमरे का मुआयना हो गया हो तो बताना पसंद करोगे किस काम से आए हो? मेहरान की आवाज पे अजीज घर भरा के ज़ेरे लब मुस्कुराया। जब जब कमरे में आता वो उस कमरे की नफासत और बेड के ऊपर छत में नस्ब फानूस से नजरें ही नहीं हटा पाता था। कमरे की साफ सुथराई उसकी नफासत का पता दे रही। बिल्डर की कॉल आई है, आपसे जरूरी बात करना चाहता है। मैंने पूछा भी पर कहता है साईं को ही बताएगा। अजीज का आखिरी शिकवा सुन के मेहरान ने घोरते हुए कमरे की सफाई सुथराई उसकी नफासत का पता दे रही थी। बिल्डर की कॉल आई है, आपसे जरूरी बात करना चाहता है। मैंने पूछा भी पर कहता है साईं को ही बताएगा।
अजीज का आखिरी शिकवा सुन के मेहरान ने घूरते हुए उससे मोबाइल लेकर कान से लगाया। अजीज चुपचाप एक तरफ खड़ा रहा। हाँ बोलो नियाज, नाक उंगली की पुष्ट से रगड़ते हुए कहा। अस्सलाम वालेकुम साईं, मैं जमीन पे आया हूँ, सारे मजदूर मेरे साथ हैं, हमने आधा काम तो करवा दिया है, पर बाकी अजमल खान के लोग मसला कर रहे हैं। उनका कहना है कि बाकी जमीन हमारी है और यहाँ कोई खुदाई का काम नहीं हो सकता। और साईं साईं कॉल मुनक़ता हो चुकी थी। बिल्डर की बात मुकम्मल होने से पहले ही वो मसला समझ चुका था। ये ओपोजिशन के लोग मजाल हैं जो कोई काम सुकून से करने दें। क्या हुआ साईं? अजीज ने गुस्सा काबू करते मेहरान से मोबाइल लेते हुए पूछा। अजीज गाड़ी निकालो फौरन, वो तेजी में कह करके दरवाजे के पास पहुंचा था। अजीज के हाथ में कावा देखकर रुका और एक सांस में ही कावा उंडेल कर मुठ्ठियां भींचे सीढ़ियों से उतरता चला आया। पीछे ही अजीज अपने साईं के तेवरों से पनाह मांगता हुआ लपका था। खान सामा ने नजरों में ही अजीज से मामला अखज करने की कोशिश की थी, जिसपे अजीज ने नजरों से ही उसे खामोश रहने को कहा। अभी तो खुद अजीज नहीं जानता था कि सुबह सुबह किसकी मत मारी गई। 10 मिनट के अंदर अंदर काली लैंड क्राउजर एक मरम्मती इलाके में रुकी थी। अजीज झट दरवाजा खोलकर गाड़ी से निकला और मेहरान के लिए दरवाजा खोलने के लिए भरा ही था कि वो खुद ही गजबो तैश के तेवर लिए दरवाजा खोलता हुआ सुबह के लिबास ग्रे शर्ट और ब्लैक ट्राउजर में मलबूस बाहर निकला। बाजू की मछलियां उसकी जात दीद शख्सियत का मुंह बोलता सबूत थी। लंबे डग भरता हुआ वो अपने मजदूरों के करीब पहुंचा। बिल्डर ने मेहरान को देखा। उसकी जान में जान आ चुकी थी कि मेहरान अब खुद मामला निपटा लेगा और ओपोजिशन के चमचों का मुंह बंद करवाना तो उसके दाएं हाथ का खेल था। मजदूरों ने घेरा तोड़ के उसकी जगह बनाई। वो चलता हुआ नियाज और ओपोजिशन के आदमियों के करीब आया। जहां नियाज का चेहरा खुशी से टमटमा रहा था, वही अब मुखालिफ आदमियों के उड़ते रंग देखकर मजदूर भी तमस्कर से उन्हें देखने लगे थे। साईं, ये अजमल खान के आदमी, नियाज ने बोलना शुरू ही किया था कि मेहरान ने हाथ के इशारे से उसे खामोश करवा दिया और एक कड़ी निगाह उन पे डाली। किसकी जमीन है ये? बिना किसी नरम तासुर के उसकी रोबदार आवाज सबकी समातों से गुजरी। खान साहिब की। एक आदमी ने सर झुकाए कहा। नियाज जमीन के पेपर तो दिखाओ। नियाज जो पहले से ही फाइल लिए तैयार खड़ा था, फौरन खोल के मेहरान के सामने पेश कर दी। मेहरान ने एक कानूनी सफा उनके सामने लहराया। ये जिसकी जमीन ठहरा रहे हो, क्या उसके बाप को भी इल्म है कि तुम लोग क्या करते फिर रहे हो? सरकारी जमीन को अपनी जमीन कहना क्या अजमल खान के लिए एक नया केस और खुलवाना है? उसकी तंज या फनकार पे ओपोजिशन जमात के लीडर के आदमियों ने सर उठाया। अजीज, अजमल खान को कॉल मिलाओ। खुले मैदान में तेज चलती हवा से उसके बाल माथे पर तवातर से छू रहे थे। अजीज ने आगे भर के फोन मेहरान के हाथ में दी। कैसे याद किया मेहरान जा? फोन के मुकाबिल से भी रोबदार किस्म की मगरूर सी आवाज कान में घुली थी। अजमल खान, अपने बंदों को संभालो, बिला वजह तुम्हारा नाम खराब कर रहे हैं। उन्हें जाती और सरकारी जमीनों का इन्हें मालूम नहीं क्या? मेहरान बेनियाजी से कहता हुआ बिल्डर की रखी कुर्सी पर बैठा। मैं आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ, उसके बाद अगर मेरे काम में किसी ने मदाखलत की, फोन दो उन्हें। अजमल खान बड़े ही जब्त से बोला। निपे तुले लफ्जों में ही मेहरान ने उसको जो धमकी दी। जी साहिब, खबीसो, दिमाग घास चरने गया है क्या? पर साईं, आपने ही तो कहा था। वो अटक अटक के आंखें फाड़े बोला। तो तुम लोगों ने ये रास्ता निकाला है। वो खित्ते में काम करवा के खूब नाम बना रहा है। तुम लोगों को बोला उसके लिए मुश्किलें पैदा कर दो, वो ये सड़कों का काम ना करवा सके, और तुम लोगों ने सरकारी जमीन मेरी बना दी। अपने बाप से विरासत में ली है जो ये रास्ता निकाला। खुली दुश्मनी करने के लिए नहीं बोली थी। अजमल की फटकार सुनने पे उसके आदमी का दिल कड़वा हुआ। अजीब बददिमाग सियासतदान है जिसका दीन ईमान कुछ नहीं, मुंह पे कुछ दिल से कुछ। खान, अपने आदमियों से कहो माफी मांगे, वरना मुझे केस दायर करने में देर नहीं लगेगी।
फोन के पार से अजमल खान को मेहरान की आवाज सुनाई दी। वो सब्र का करवा घूंट पी कर रह गया। करो जो वो कह रहा है और आइंदा ऐसे मेरे लिए मुश्किल खड़ी मत करना। अजमल खान ने गुस्से से फनकारते हुए लाइन काट दी। माफ कर दें साई, हमसे गलती हो गई। हमें लगा कि हाँ, तुम लोगों को लगता बहुत है। लफ्जों पे जोर देते मेहरान जगह से उठा और अपनी मगरूर चाल चलता हुआ उनके सरों पे पहुंचा। खाकी वर्दी में मलबूस आदमी ने जो सिगरेट डब्बी से निकालकर मुंह से लगानी चाहिए थी, मेहरान ने उसके हाथ से लेकर लबों से लगाई और साकिन नजरों से लाइटर की तरफ इशारा किया। अजीज ने उस आदमी को नजरों में घूरा तो उसने घर बढ़ा के लाइटर जला के मेहरान जा के लबों से लगी सिगरेट सुलगा। मेहरान ने सर्द मोहरी से तीनों को सरसरी सा देखा। आइंदा मेरे काम में रुकावट डालते वक्त याद रखना कि ये मेहरान जा की जानिब से ये आखिरी मौका था। अगली बार वो हाल करूंगा कि बोलने के काबिल नहीं बचोगे। उसने दायां हाथ उस आदमी के कंधे पे जमाया और कंधे पे जोर देता गया। अब तुम्हारा सेठ बोले तब भी 100 बार सोचना, वरना मुझसे दुश्मनी बहुत भारी पड़ेगी। कंधे से गुजरता हुआ उसका हाथ उस आदमी की गर्दन तक जा पहुंचा था। उसकी शख्स की आंखें फैलने लगी। मेहरान तमाम काम मुकम्मल प्रोटोकॉल से करता था। किसी रुकावट का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अजीज, नियाज और सारे मजदूर हाथ बांधे छोटे साईं का गुस्सा देख रहे थे। मेहरान ने उस शख्स की गर्दन पे मजीद दबाव डाला तो वो गहरी सांसें लेकर हड़बड़ा उठा। गलती हो गई साईं, माफ कर दें, आइंदा गलती से भी परेशान नहीं करेंगे। वो बुरी तरह खांसने लगा तो मेहरान ने झटके से उसकी गर्दन आजाद की। वो दूर लड़खड़ाता हुआ गया और एक नापसंदीदा निगाह उन पे डाल के हटा ली और सिगरेट का धुआं उड़ाता हुआ वापस गाड़ी की तरफ भाग गया। चलो भाई निकलो अब। आए आए बड़े अजमल खान की जमीन है। नियाज ने इन बाकी दो को भी ललकार के रफू चक्कर करवा दिया और वो तीनों अपनी जीप में बैठ के वहां से निकल गए। इसमें साईं को बुलाने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे पास सरकारी हुक्म के दस्तावेजात हैं तो सही। अजीज ने माथे पे त्योरी चढ़ाए नियाज को मुखातिब किया। बहुत दिनों से ये लोग छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान कर रहे थे। आज मीटर घूम गया जब भी साईं को बुलाना पड़ा। नियाज शान ने उचकाता हुआ मजदूरों को काम पे लगने का बोलने लगा। अजीज से तो सबकी हटती थी। आखिर वो मेहरान का सबसे करीबी बंदा था और मेहरान के गुस्से से भी बचा रहता था। अब जा जा साईं इंतजार कर रहे हैं। अच्छे से काम करवाऊं, गांव वालों को मजीद पानी की परेशानी ना झेलनी पड़े। अजीज उसको जताता हुआ मुड़ गया। बहुत ही इसके तेवर बदल गए हैं, चमचा कहीं का। नियाज बुड़बुड़ाया। गांव का रास्ता सरकारी जमीन से गुजर के शहर की मेन पानी की पाइप लाइन से मिलता था और सरकारी जमीन पे काम करवाने खुदाई वगैरह की इजाजत पहले से ही मेहरान ने ले चुका था। वो वजाहतें पेश करने का आदी बिल्कुल नहीं था, ना ही उसने अजमल खान को इस बारे में बताया। वो हर रुकावट को पहले ही दूर कर दिया करता था, इसी तरह जैसे अभी सरकार का इजाजतनामा उसके पास था। ये ऑपोजिशन के छोटे मोटे मसले तो आए रोज के थे जिनकी अब उसे आदत हो चुकी थी। आज इतना खास दिन था और उसकी आंख देर से बेदार हुई। सबब देर रात सोना था। कमरे में जैसे कोई भौचाल आया हुआ था। हर चीज जगह से निकाल कर बाहर फेंकी हुई थी। उसकी फुर्ती से अंदाजा लगाया जा सकता था वो बहुत शार्प और इस वक्त बहुत ही जल्दी में है। उफ उफ उफ, कान का झुमका ना मिलने पे उसने पैर पटके थे। एक कान में नाजुक सा सिल्वर झुमका पहने दाएं हाथ से कमर पे झूलते लंबे काले सिल्की बालों को चेहरे पे आने से रोकती हुई नजरें दौड़ा रही थी। ड्रेसिंग से हट के उसने 2 कदम बढ़ाए थे कि बेड और ड्रेसिंग के फासले के दरमियान बिछी ईरानी कालीन पे चुभन महसूस हुई। चेहरे के जाविये बिगड़े, बालों को हाथों की पुश्त से पीछे धकेला और नीचे झुकी एक गहरी सांस खारिज की। शुक्र, खुद से बुड़बुड़ाते हुए उसने आंखों में रमक लिए, झुमका उठा के कान में डाला और बालों को उंगली के पूरों की मदद से ठीक करती हुई सीधी खड़ी हुई। नजर भटक कर आईने से टुकराई। लबों पे फौरन मुस्कुराहट घुल गई।
دوسرے ہاتھ کی مدد سے اس نے جھمکے کا لوک لگایا اور ایک نظر اپنے لباس پہ ڈال کر مطمئن سی سنگار میز کے قریب پہنچی۔ وہ بڑی باریک بینی سے لائنر لگا رہی تھی، تبھی دروازہ جھٹکے سے کھول کر نعمت بی نے اسے جھنجھلاتے ہوئے مخاطب کی۔ بی بی جی کیا کرتی ہیں؟ موبائل کب سے بج رہا ہے اور آپ؟ نعمت بی نے موبائل اس کے سامنے کیا تھا جو وہ خود جان کر لاؤنج میں چھوڑ آئی تھی کہ کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ اس نے لائنر مکمل لگانے کے بعد فون لیا جو بج بج کے اب دم توڑ چکا تھا۔ نعمت بھی اسے ناشتے کا کہہ کر دروازہ بند کرتی کچن میں گھس گئی۔ وہ لپسٹک لگا کر فارغ ہوئی تھی، دوپٹہ گلے میں ڈالتے ہوئے پیروں میں بلیک ہیلز چڑھائی تھی کہ موبائل نے ایک بار پھر بجتے ہوئے یوں ہنگامہ آرائی شروع کی۔ اس نے جھٹ کال ریسیو کی۔ تم آ رہی ہو؟ اتنی دیر کوئی کرتا ہے؟ تمہاری پریکٹس بھی باقی تھی، جلدی پہنچو۔ ایک کے بعد ایک سوال دونوں نے ایک دوسرے سے فون جھپٹ جھپٹ کے کیے تھے۔ انوش نے چڑ کر فون سپیکر پہ ڈالا۔ آ رہی ہوں یار، رات کو دیر ہو گئی اور اتنے مزے کی نیند آئی، یقین جانو ایسی نیند کبھی نہیں آئی۔ وہ بیڈ سے ہیل کا سٹیپ درستگی سے بند کر کے فوراً اٹھی اور کمرے کی لائٹس آف کر کے باہر آ گئی۔ تمہاری نیند کا میں نے بھڑکس بنا دینا ہے اگر آدھے گھنٹے میں تم نہ پہنچی تو، عائشہ تپ کے حکم چلاتے ہوئے بولی۔ انوش نے سر پیٹا تھا۔ فون رکھو گی تو آؤں گی نا، بس نکل رہی ہوں۔ نکلنے سے آگاہ کرتی ہوئی وہ ڈائننگ ایریا کی طرف آئی۔ اللہ حافظ بابا، میں یونی جا رہی ہوں۔ کرسی کی پشت سے وہ احتشام صاحب کی گردن سے بازو گزار کے ان سے لگی بیٹی کی خوشبو پہ وہ مسکرا دیے۔ ناشتہ کریں پھر آپ یونی جائیں گی۔ احتشام نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے ہاتھ پکڑ کے اپنے داہنے ہاتھ کی پہلی کرسی پہ بیٹھنے کو کہا۔ وہ ان کی بات ٹال نہیں سکتی تھی، فوراً بیٹھ کے جلدی جلدی ناشتہ کرنے لگی۔ اس کی تیز رفتاری پہ احتشام نے سر جھٹک کے مسکراہٹ روکی۔ بیٹا آرام سے ناشتہ کر لو، کہیں بھاگا نہیں جا رہا۔ احتشام نے اسے ڈانٹا تو وہ بھرے منہ سے جواب دینے لگی۔ بابا آئی ایم گیٹنگ لیٹ، ابھی انوش کی کال آئی تھی، وہ بھی غصہ کر رہی تھی۔ تو بیٹا رات کو جلدی سونا چاہیے نا، جب پتا ہے آج کا دن آپ لوگوں کے لیے اتنا اسپیشل ہے۔ دیری کی گنجائش نہیں۔ انہوں نے کانٹے سے آملیٹ کا ٹکڑا توڑ کر اس کی جانب بڑھایا۔ بابا فنکشن ابھی شروع نہیں ہوگا، آج ویسے بھی کوئی مہمان خصوصی آئیں گے اور شام تک آئیں گے تو فنکشن اسی حساب سے شروع ہوگا۔ ابھی تو مجھے اپنی تقریر کی پریکٹس کرنی ہے۔ اس نے آملیٹ کا پیس کھاتے ہوئے آنکھوں کے ڈیلے گھماتے ہوئے بتایا۔ ابھی بھی پریکٹس باقی ہے؟ وہ حیران ہوئے تھے۔ جی تقریر تو میں کر لوں گی پر مجھے وہ اچھی طرح یاد نہیں، سو ابھی جا کر یاد کروں گی۔ رات کو یہی تو بیٹھ کے لکھ رہی تھی۔ کیا ہے نا پچھلی والی تقریر سے مجھے مزہ نہیں آ رہا تھا تو میں نے مس مبین کو انفارم کر کے تقریر چینج کر لی۔ وہ بڑے آرام سے بتا رہی تھی۔ موضوع کیا ہے؟ اگر میں وزیر اعظم ہوتی، اس نے پلکیں جھپک کے لب مسکراہٹ سے کھینچ کے بتایا۔ احتشام صاحب ہنس پڑے۔ پر میرا بیٹا تو بزنس کرنا چاہتا ہے۔ بابا میں چاہتی ہوں اس ملک کا نظام بدل جائے، قانون کی بالادستی ہو، انسانیت سب سے بلند ہو، مذہب دین کی تکمیل کی جائے، اور میں تقریر کروں گی تو آپ سن لیجئے گا۔ وہ جلدی سے ناشتہ مکمل کر کے کھڑی ہوئی۔ نعمت بی نے اسے ایک بیگ تھمایا تھا، ان سے بھی گلے لگ کے احتشام صاحب کو الوداع کرتی نیچے پورچ کی طرف بھاگ گئی۔ بیسٹ آف لک مائی چیمپ۔ احتشام صاحب کے پیچھے سے آتی صدا پہ وہ ہاتھ بلند کر کے تھامز اپ کرنا نہیں بھولی تھی۔ چلے میڈم۔ ڈرائیور نے فٹ گاڑی کو پچھلا دروازہ کھولا تو جھک کے اندر بیٹھی۔ ڈرائیور نے اپنی سیٹ سنبھالی اور گاڑی اپارٹمنٹ کی حدوں سے تیزی سے باہر کو جا نکلی۔ یہ منظر لاہور کی مشہور و معروف جامعہ کا تھا۔ طلبہ کثیر تعداد میں اپنے اپنے گول بنائے تیاری کی فائنل ٹچ دے رہے تھے۔ کوئی اپنے بیچ کے ساتھ تقریر گردانی میں مشغول تو کوئی اپنی پرفارمنس کے لیے بےتاب بار بار اپنے ڈانس سٹیپ پکے کر رہا تھا۔ دور کہیں لڑکے لڑکیاں کوئز کمپٹیشن کی زور و شور سے تیاری کر رہے تھے۔ یہ سلسلہ ایک ہفتے سے چلا آ رہا تھا۔ ہر کوئی اس کمپٹیشن ڈے میں اچھی پرفارمنس دے کر جیت کے سہرے کا خواہشمند تھا۔ یہ دن جامعہ کے طلباء کے لیے اس لیے بھی خاص تھا کیونکہ 3 سے 4 سالوں بعد اس فنکشن کو واپس منعقد کیا جا رہا تھا۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر
तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। कंधे पे बैग लटकाए हील की टक टक करती हुई इकबाल के शेर को दिल में बुरबुराती हुई इन तीनों के सर पर पहुंची, जो अंदर हाल में मौजूद एक दूसरे से चिपक कर सेल्फियां लेने में मसरूफ थी। इसको देखते ही दोनों के चेहरे के जाविये बिगड़े और बिफड़ी शेरनियों की तरह उसे घूरने लगी। अरे आइए आइए, देखो तो सही, शहजादी साहिबा आ गई हैं। अनोश ने मोबाइल दीवार नुमा चबूतरे पे रखा और उसके बाल खींचे। उफ यार, बस भी कर दो, आ तो गई हूं ना। इन दोनों पे उसने मरवत में निगाह डाली और मोबाइल खोल के स्पीच रटना शुरू हो गई। मुझे एक बार सुनाओ तो सही। आयशे ने उसके हाथ से मोबाइल झपटा। गुस्सा तो इन दोनों के उस पे बहुत था कि आखिरी मौके पे उसने तकरीर मौजू समेत बदल ली। याद तो करने दो, उसने आंखें दिखाकर कहा। ये 2.5 पेज दिमाग में हिफज करने थे, कोई भूल ना हो और कोई नंबर ना ले जाए। यही बैठो और इसको रटती रहो। हम जा रहे हैं, आज पूरी जामिया चमक रही है। जरा देखें तो सही, डैन ने इन सीनियर्स से कितनी मेहनत करवाई है। आयशा आंख डुबाकर कहती हुई अनोश को साथ लिए बाहर गार्डन में आ गई, जहां फंक्शन के इंतजामात हो रहे थे। उस वक्त सुबह के 10 बज रहे थे और फंक्शन कोई 1 बजे शुरू होना था, क्योंकि आज के मेहमान खसूसी उसी वक्त के दौरान फारिग थे। खान सामा ने खाना तैयार करके मेज पे लगा दिया था और दूसरे किसी मुलाजिम को छोटे साईं को बुलाने के लिए भेजा, जो बाहर बाग में मजीद फूलों के लिए पौधे लगवा रहा था। मुलाजिम के पैगाम पे वो सफेद सीढ़ियां अबूर करता हुआ घर के ऐन दाखिली दरवाजे से गुजर के डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ा, जहाँ बंगला अंदरों बाहर से सफेद था, पर उसका अक्सर फर्नीचर और हॉल्स वगैरह में खड़े सतून काले रंग के थे। दरवाजे से दाखिल होते ही बड़ा हाल नुमा कमरा था, जहां मेहमानों और अपनी जमात के अहलकारों के बैठने के लिए सोफों का बंदोबस्त किया हुआ था। हाल के साथ ही एक बड़ा सा जीना और पोर्शन में खुलता था। बाकी नीचे मजीद कमरे मौजूद थे। जुल्फकार की जा की आरामगाह और उनका कैबिन नीचे ही कायम था, जबकि सीढ़ियों से गुजर के ऊपर के हिस्से में मेहरान जा का कमरा, लाइब्रेरी और कैबिन के अलावा मजीद कमरे मौजूद थे। खाने से पहले वो हाथ मुंह धोकर बैठा था। खान सामा ने बॉल और प्लेट उसके सामने रखी। चम्मच की तरफ जब उसने हाथ बढ़ाया तो मेहरान ने रोक दिया और खुद ही शिमला मिर्च कीमा अपने लिए प्लेट में निकालने लगा। फरीद लब कुतरता हुआ पीछे होकर खड़ा हुआ। इतने दिल से उसने छोटे साईं की पसंदीदा डिश बनाई थी। उम्मीद तो यही थी कि उन्हें पसंद आए। छोटे साईं, 1 बज रहा है, आपको याद है ना आज जामिया जाना है। अजीज कामों से फारिग हुआ तो उसे भी याद पड़ा और फौरन मेहरान की याद दहानी के लिए अंदर आया। हाँ अजीज, मुझे याद है, खाना खा कर चलते हैं। आओ बैठो, खाना खा लो, तुम भी सुबह से कामों में मसरूफ हो। मेहरान ने कुर्सी की तरफ इशारा किया और रोटी का नवाला तोड़ा। मेहरान की पेशकश पे फरीद ने हसरत से अजीज को देखा, जो फरीद के फकजदा चेहरे को ही तक रहा था। मेहरान और अजीज का ताल्लुक दीगर साईं और मुलाजिम वाला हरगिज नहीं था। यही वजह थी कि हर एक अजीज से खार खाता था कि जा साईं उसे इतनी अहमियत क्यों देते हैं। मजाल है आज तक किसी और को अपने साथ बैठाया हो, पर अजीज के साथ वो कई बार इस तरह खाना खा चुके थे। अजीज इनकार करते रह जाता, पर मेहरान के हुक्म के आगे उसके इनकार की चलती नहीं थी। अजीज बैठ जाओ, वक्त जाया मत करो, मेहरान ने थोड़ी सख्ती से कहा तो अजीज बैठ गया। कैसा लगा कीमा? फरीद ने हिम्मत करके पूछा था। खाने की तारीफ सुनने के लिए दिल में दिए जले थे। खाने तो दो पहले। मेहरान ने नवाला बना के मुंह में रखा और चबाता गया। गर्दन मोड़ के फरीद को देखा, जो हाथ बांधे उसके जवाब का मुंतजिर था। अजीज ने नवाला स्टिक के मेहरान को देखा। सब ठीक है। फरीद को कुछ गड़बड़ का अंदेशा सा हुआ। मेहरान की खामोशी ने तजस्सुस पैदा कर दिया था। हमेशा इसको खाने में गड़बड़ करने पे डांट वसूल होती थी। अच्छा है। फरीद के चेहरे के उरे रंग गायब हुए, आंखें चमक उठी। पर एक बात बताओ, तुमने इसमें नमक डाला था? अजीज की हंसी छूटते हुए बची। फरीद शर्मिंदा सा सर पीटने को था। डाला था, शायद कम रह गया हो, उसने बेबसी से कहा। इतना बुरा भी नहीं है, नमक दे दो तो बेहतर रहेगा। मेहरान के कहने की देर थी कि फरीद किचन में गायब हुआ और 2 मिनट में नमकदानी समेत हाजिर था। अजीज को अब समझ आया था क्यों फरीद मेहरान साईं से इतना डरता है।
میری خواہش رہ گئی کہ مجھے گھر کا لذیذ کھانا کب بھی ملے گا۔ مہران نے نمک ڈالتے ہوئے سر جھٹکا، چہرہ یکدم سنجیدہ تھا۔ کوئی اور خانسامہ رکھ لیں، عزیز نے چھوٹتے ہی مشورہ دیا۔ فرید کو بجلی کا جھٹکا لگا، وہ آنکھیں پھاڑے، دانت کچکچائے عزیز کو گھورتا ہوا کچن میں چلا گیا۔ سوچا جا سکتا ہے، پر رہنے دو، کچھ چیزوں کے علاوہ باقی سب تو اچھا ہی بناتا ہے، شاید میرے خوف سے گھر بھرا کر ایسا کرتا ہے۔ اب اس کے تاثر نرم پڑے تھے۔ دونوں نے سکون سے کھانا کھایا۔ مہران کھانے سے فارغ ہو کر تیار ہونے کی غرض سے کمرے میں چلا گیا تھا۔ عزیز بھی گاڑی لیے تیار کھڑا تھا۔ مہران جیسے ہی باہر آیا تو عزیز گاڑی کے ساتھ تیار کھڑا تھا۔ واہ عزیز میاں، کیا پوری پرفیوم کی بوتل خالی کر لی؟ مہران نے پرفیوم ہی مقدار کو نشانہ بنایا تھا۔ خوشبو کی تیزی کافی دور تک پھیل چکی تھی۔ کیا زیادہ خوشبو ہو گئی؟ میں نے تھوڑا سا ہی چھڑکا تھا۔ اچھا نہیں لگتا نا، جامعہ میں اتنے سارے طلباء ہوں گے۔ مہران اس کی ساری منطقیں سمجھ رہا تھا، بلکہ ہلکا سا مسکراتا ہوا گاڑی میں بیٹھا۔ کالی پراڈو اس محل نما بنگلے کی حدود سے باہر نکل رہی تھی۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا تو گاڑی بنگلے کی سرحد سے باہر نکل گئی۔ چھوٹے سائیں اس عزیز سے کیا باتیں کرتے ہیں؟ چوکیدار نے ملازم سے کہا۔ مینوں بھی آج تک سمجھ نہیں آئی، چمچہ بنا پھرتا ہے۔ چوکیدار ہنکارا۔ عزیز کو چھوڑو، دروازہ کھول، شاید بڑے سائیں آ گئے۔ ملازم گاڑی کی آواز پہچانتے ہوئے بولا۔ چوکیدار فوراً چاقو چوب بند ہوا اور دروازہ کھولا۔ ایک سفید پراڈو دروازے سے گزرتی ہوئی پورچ میں رکی۔ اس کے پیچھے 3 حفاظتی گارڈز کی گاڑیاں تھیں جو اسی کے پیچھے لائن کی صورت میں رکی تھی۔ تمام ملازم بڑے سائیں کی آمد پہ چونک کر اپنے کاموں میں لگ گئے تھے۔ ڈرائیور نے اتر کر پچھلا دروازہ کھولا۔ گرے سوٹ بوٹ میں ذوالفقار جا گاڑی سے اترے۔ سینٹرز کے ساتھ میٹنگ کی وجہ وہ صبح کے گھر سے نکلے ہوئے تھے۔ پورچ کی طرف نکلتے ہوئے سیڑھیوں کی جانب انہوں نے قدم بڑھائے۔ شمس نے ان کے ہاتھ سے کوٹ لیا۔ مہران گھر پہ ہے؟ ذوالفقار جا نے دوسرے ملازم سے سوال کیا۔ چھوٹے سائیں ابھی باہر ہی نکلے ہیں۔ ملازم سر جھکاتے ہوئے جواب دے کر الٹے قدم لیتا نکل گیا۔ تمہیں پتہ ہے وہ کہاں گیا ہے؟ انہوں نے شمس سے استفسار کیا۔ نہیں سائیں، فرید جا سائیں کدھر گئے ہیں؟ شمس نے فرید کو دیکھا تو پکارا۔ اکثر فرید کو ان باتوں کا علم ہوتا تھا، کیونکہ وہ کھانے کے دوران مہران کی گفتگو جو سن لیا کرتا تھا۔ کسی جامعہ میں آج فنکشن منعقد ہے تو وہی گئے ہیں۔ صحیح، اب جاؤ۔ فرید شمس کو گھورتا ہوا نکل گیا۔ میرا بیٹا ووٹ کے لیے بڑی محنت کر رہا ہے، شاباش میرے شیر۔ ذوالفقار ہال کے کمرے میں ہی بیٹھ گئے۔ سائیں، وہ عدالت میں کل آپ کی پیشی ہے، شمس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ ذوالفقار نے ماتھا رگڑا۔ ایک تو یہ کیس حلق میں اٹک گیا ہے، اگر کرپشن ثابت ہو گئی تو اگلا الیکشن جیت کی بجائے ہار میں تبدیل ہو جائے گا، وہ سوچ و بچار کرتے ہوئے بولے۔ وکیل نے پیپرز بھجوائے؟ شام تک بھجوائے گا، آپ فکر نہ کریں، کل عدالت میں ہم ثابت کریں گے ہمیں جھوٹے کیس میں پھنسایا گیا ہے، شمس نے مکاری سے کہا۔ ذوالفقار سر ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی آرام گاہ کی جانب رخ کیا۔ ذوالفقار جا پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے۔ پنجاب میں ذوالفقار جا کی حکومت تھی اور اب یہ ذمہ داری سنبھالنے میں مہران کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ ذوالفقار صاحب کا گدی نشین اب وہیں تھا۔ 5 سال کچھ عرصے میں پورے ہونے کو تھے۔ ذرائع کے مطابق یہ بات گردش کر رہی تھی، ذوالفقار جا اب صرف اپنی جماعت کا چیئرمین ہوں گے، الیکشن ان کا بیٹا مہران جا لڑے گا۔ یہ بات اپوزیشن کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی۔ مستقبل میں سب ہی مہران جا کو وزیر اعظم تصور کر رہے تھے، کیونکہ وہ ایک اچھا لیڈر تصور کیا جاتا تھا، حوصلہ مند اور ملک سے وفادار۔ 2 بج چکے، تقریب شروع ہو چکی تھی، تبھی مہران کی آمد کا شور اٹھا۔ تمام طلباء، جامعہ کا سٹاف، تمام تر ہیڈ ٹیچرز وغیرہ اس کے استقبال میں موجود تھے۔ وہ سب سے خوش اخلاقی سے ملتا ہوا، گلاب کی پتیوں کی بارش سے گزرتا ہوا اپنی نشست پہ بیٹھا تھا۔ تمام طلباء کے چہرے خوشی سے دھمک رہے تھے کہ سیاستدان کا بیٹا مہران جا ان کی جامعہ میں ان کی نظروں کے سامنے تھا۔ کچھ عرصہ پہلے ہی وہ سیاست کی دنیا میں داخل ہوا۔ اس کی جادید شخصیت اور عوام کے لیے نرم مزاجی لوگوں کے لیے کشش کا باعث بنی۔
तुलबा के जम्मे गफीर झुंड में वो एक सब की नजरों का तारा था। लड़कियां तो लड़कियां, लड़के भी उससे इस कदर मुतासिर और खुश थे। काले कुर्ते शलवार पे उसने ग्रे वेस्ट कोट पहनी थी, हाथ में घड़ी, पैर पेशावरी चप्पल में कैद थे। खड़ी नाक, कुशादा पेशानी, काली बादामी आंखें, अपनी तमाम तर वजाहत के साथ वो जगह पे बैठा था। अजीज हर जगह उसके साथ था। फंक्शन दोबारा चल पड़ा। इस वक्त क्विज कंपटीशंस चल रहे थे। मेरान ने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। उसके लबों पे पुरस्तिश तबस्सुम फैल गई। उसकी शख्सियत लोगों की तवज्जो खींच रही थी। जेब में उसका मोबाइल वाइब्रेट होने लगा। प्रिंसिपल से एक्सक्यूज करता हुआ मेहरान उठ खड़ा हुआ और दूर जाके कॉल रिसीव की। जामिया के बैरूनी हिस्से में शोर इतना था कि चलते चलते वो अंदर की तरफ आ गया। जी बाबा साईं, कैसे याद किया? जुल्फकार जा की कॉल थी। इधर वो अच्छे तरीके से मुकाबले के लिए तैयार थी। चलो देर हो गई, अब तकरीरी मुकाबला शुरू होगा। अनोश ने उसे खड़काया जो बैग से जूते निकाल रही थी। आइश, वो आ गए, अनोश ने उछलते हुए बताया। आयशे के बाद सर गुजरी। कौन आ गए बहन? अरे मेहरान जा। उसकी आंखों में चमक देखने लायक थी। यार तुम्हारी वजह से हमने उनका इस्तकबाल मिस कर दिया। खुदा की कसम, अगर तुम जीती नहीं ना। आयशे की धमकी उसने बीच में ही काटी। बेफिक्र रहो, मैं ही जीतूंगी। मेरा मौजू सबसे अलग है और मुझे खुद पे भरोसा है कि जीत कर ही आऊंगी। उसने आंखें बड़ी किए यकीन से कहा। बस अब ओवर मत हो। वैसे हम कितनी लकी हैं, मेहरान जा हमारी यूनि में आया है। अनोश इठलाई थी। क्या हो गया यार, ऐसा भी कोई हैंडसम नहीं वो। मेहरान चलते चलते हाल तक आया और अंदर किसी क्लासरूम से उसे लड़कियों की आवाज आई थी। अपने नाम पे वो ठटका था। तुमने उसको देखा भी है? आयशे का मुंह खुला। हाँ, उसने लापरवाही से शान ने उचका दिए। तो फिर मैं यकीन से कह सकती हूँ तुम अंधी हो या आंखों में कोई फॉल्ट है। अच्छा चलो मान ली तुम लोगों की बात, पर ऐसे पागल मत बनो। उसको तुम लोगों की फीलिंग्स का पता भी नहीं चलना। वो इन दोनों की बेचैनी पे चोट करती बोली। मेहरान दरवाजे के पास ठहर सा गया। ठहराव से भरपूर लहजा, लफ्ज कितना ठहर के बोले गए थे और अंदाज सबसे मुनफरद था। उसका चेहरा देखने की ख्वाहिश मेहरान के दिल में बेदार हुई थी। वैसे उनको तुम्हारी तकरीर बहुत पसंद आएगी। आखिर को वो भी मुस्तकबिल के वजीर आजम हो सकते हैं अगर अपने बाप की जगह खुद इलेक्शन लड़ें। मैं तो खुशी खुशी वोट डालने जाऊंगी। अनोश ने उससे लग के कहा और उसे खींच के खड़ा किया जो हील उतार के जूते पहन चुकी थी। अच्छा ऐसा है तो साथ चलेंगे, पर अभी ये मेहरान नामा बंद करो। इट्स इरिटेटिंग। और सोचो वो लम्हा जब मेरे गले में मेडल होगा। उफ, वो लह कर बोली। अनोश उसकी बात पे हंस दी। मेहरान एक अजीब सी कैफियत के घेरे में आया था। उनकी करीबी आहट पे वहां से निकलता चला गया। तो अब हम बुलाने जा रहे हैं जामिया की सबसे पसंदीदा स्टूडेंट को। वैसे तो ये बिग बेंचर ग्रुप की मेंबर कहलाई जाती हैं। होस्ट की अधूरी बात पे तुलबा ने हुटिंग शुरू कर दी थी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, पुट योर हैंड्स टुगेदर एंड वेलकम मिस रुमाइजा एहतशाम। होस्ट ने भी सबके साथ तालियां पीटी। मेहरान स्टेज के सामने सबसे आगे वाले सोफों पे विराजमान इत्मीनान से नाम तो सुन चुका था। बिग बेंचर लकब सुनकर थोड़ा सी हैरानी होने लगी और फिर नजरें जैसे ही स्टेज के कोने पे से चढ़ती हुई लड़की पे पड़ी तो ठहर सी गई। वो मेहरान जा सरसरी सी नजर डालने के बाद मुकाबिल को दोबारा देखना गवारा नहीं करता था। गोया अब निगाहें ठहर सी गई थी। अस्सलाम वालेकुम। रुमाइजा सबसे मुखातिब हुई। बा आवाज बुलंद उसने सलाम किया। वही आवाज मेहरान जा को न जाने क्यों अपना दिल कहीं डूबता हुआ महसूस हुआ। वालेकुम सलाम। तुलबा की जानिब से बुलंद आवाज में जवाब मौसूल हुआ। उसकी गर्मजोशी मजीद इजाफा हुआ। सदर आली वकार, मेरी तकरीर का मौजू है अगर मैं वजीर आजम होती। मौजू का नाम सुनते ही फिर शोर उठा था। वो तकरीर करती रही और मेहरान जा अपनी नजरें उसके चेहरे पर से ना हटा सका। बेखुदी सबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तकरीर सुनते ही वो समझ गया था ये अंदर क्लासरूम वाली लड़की की आवाज है। उसकी आंखों में मुस्कुराहट धर आई। सबस कुर्ती के साथ
टखनों को छूते हुए ट्राउजर में मलबूस खुले बालों को चेहरे पे आने से रोक नहीं रही थी। वजह यही थी, तकरीर से तवज्जो ना हटे। काबिले तारीफ नडर अंदाज में वो तकरीर करने वाली लड़की सीधा मेहरान जा को बेहद मुतासर कर चुकी थी। अजीज काफी देर से अपने साईं के चेहरे के उतार चढ़ाव देख रहा था। उसने उस लड़की को देखा, फिर सर झुका लिया। साईं, आप सुन रहे हैं? अजीज की आवाज पे अपनी दुनिया में वापस आया था। इस वक्त उसे अजीज पे बेहद गुस्सा आया। वही सुन रहा हूँ, अजीज को सख्ती से कहकर उसने रोमाइजा पे नजरें जमा ली। जब वो कोई शेर पढ़ के मुस्कुराती तो मेहरान के चेहरे पे भी मुस्कुराहट रंग दिखाने लगती, और जब वो आंखें बड़ी करके संजीदगी से बता रही थी कि मुल्क में किन तब्दीलियों की जरूरत है, तब भी मेहरान बड़ी फुर्सत और तवज्जो से उसे सुन रहा था। असल में वो उसकी तकरीर के हर नुक्ते पे गौर कर रहा था। उसकी तकरीर में जोश था, उम्मीद थी। मेहरान जा की आंखों में किसी अनजान सी चाहत के फव्वारे फूटने लगे। और फिर जब वो तकरीर करके जा चुकी थी, पर वो उसके शहर से निकल नहीं पाया था। साईं, वो चली गई, अजीज ने हिचकिचाहट से कहा। मेहरान ने गसीली निगाह घूर के उसे देखा। अजीज जुज़बुज़ सा खामोश हो गया। तमाम हिस्सादारों के तकरीर करने के बाद जजेस ने हर एक की तकरीर को मद्देनजर रखते हुए फैसला कर लिया था। वो तीनों स्टेज के करीब खड़े आपस में खुसर फुसर कर रही थी। होस्ट ने मेहरान को स्टेज पे जाने के लिए मद्दू किया। पुरजोर तालियों में उसका इस्तकबाल हुआ। मेहरान जेब की हुई बास्केट के बटन लगाता हुआ अपनी मखसूस चाल में चलता हुआ स्टेज पे आया। होस्ट ने उसे चंद मुकालमे तब्दील किए थे। बातें तो होती रहेंगी, पहले काम की बात कर लेते हैं। मेहरान ने माइक लबों के करीब किए सरगोशियाना अंदाज में तंजिया तौर पे होस्ट से कहा, जिसपे पूरे हिजूम में हंसी की खुलबुली सी मच गई थी। नीचे खड़े तमाम पार्टिसिपेशंट्स अपनी जीत की दुआएं कर रहे थे, जिनमें रोमाइजा तो अव्वलीन नंबर पे हाथ जोड़े आंखें मीचे दुआ में मसरूफ थी। मेहरान की एक नज़र उस पे उठी थी और फिर वापस तुलबा के हिजूम पे। जी मेहरान साहिब, तमाम पार्टिसिपेशंट्स ने काफ़ी अच्छी तकारीर की, पर एक तकरीर ऐसी है जो जजेस को सबसे ज़्यादा पसंद आई। तकरीर एक नया ख्याल, एक उम्मीद थी। हमें खुशी है हमारी जामिया के तुलबा अच्छी सोच रखने के काबिल हैं। बिना मजीद वक्त ज़ाया किए मैं बताता चलूँ, आज के तकरीरी मुकाबले की विनर। होस्ट ने वक्फा लिया था। पूरे बैरूनी हाल में सन्नाटा छा गया। मेहरान को होस्ट पे शदीद गुस्सा चढ़ रहा था। वो कहाँ वक्त ज़ाया करने और तमहीद बांधने का आदी था। हर काम फौरन करना पसंद करता था। द विनर नेम इज रुमाइजा एहतशाम। पूरे हाल में मेहरान जा की आवाज़ गूंजी। रुमाइजा आंखें खोलकर खुशी से अनोश के गले लग गई। आयशे ने उसकी पीठ थपकी। जजेस में मेहरान खुद शामिल था, जब भी उसे विनर का नाम मालूम था। होस्ट के बुलाने पे रुमाइजा सीढ़ियां चढ़ के स्टेज पे मेहरान के करीब पहुंची। उसके चेहरे पे खुशी की बेजा रमक थी। मेहरान साहिब, होस्ट ने उसे मेडल थमाया जो मेहरान ने आहिस्ता से रुमाइजा के गले में डाला था। संजीदगी हनूस चेहरे पे बरकरार थी। कॉन्ग्रेचुलेशन। खुद को हर किस्म की नरमी से बाज रखे उसने संजीदगी से कहा, पर रुमाइजा को देखकर अब आंखों में पुरइसरारियत की झलक थी। थैंक यू सो मच, वो मशकूरियत से बोली। मेहरान के लबों को हल्की सी मुस्कुराहट ने छुआ। मोस्ट वेलकम। उसकी आंखों में देखे उसने कहा, पर वो कहाँ उसकी आंखों में देख रही थी। खुशी से हंसती हुई अपनी यूनि फेलोज की दाद वसूल कर रही थी। मेहरान साहिब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारा इनविटेशन कबूल किया। हम चाहते हैं कि आप दो शब हमारे तुलबा से भी मुखातिब हों। स्टेज पे मौजूद कॉलेज की प्रिंसिपल ने कहा। मेहरान मुस्कुराहट पेश करके आदतन नाक को उंगली की पुष्ट से रगड़ के माइक लबों से लगाया। आप सब से मिलकर काफी खुशी हुई मुझे। मैं उम्मीद करता हूँ आप मुस्तकबिल में अपनी अपनी फील्ड्स में बहुत तरक्की करेंगे। याद रखिएगा, लाइफ इज गिवन वंस एंड अपॉर्चुनिटी इज नॉट गिवन अगेन एंड अपॉर्चुनिटीज हैव टू बी क्रिएटेड बाय आर। हम नौजवान इस मुल्क का सरमाया हैं और इसके बदले में कुछ देना है। मेहरान ठहर ठहर के कह रहा था। रुमाइजा काफी गौर से सुन रही थी, जैसे उससे जरूरी और कोई बात हो ही नहीं सकती। खुश रहें हमेशा। दुआ देते हुए उसने बात का इख्तिताम किया। हाल में तालियों की गूंज एक बार फिर हुई थी। बिल्कुल बजा फरमाया आपने।
بہت شکریہ آپ کا، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ کو مزید ہمت عطا کرے، ملک کو آپ جیسے ایماندار لیڈر کی ہی ضرورت ہے۔ پرنسپل کی نیک تمناؤں میں میران نے سینے کے مقام پہ ہاتھ رکھا۔ بہت شکریہ۔ اپنی کم گوئی کی عادت کے مطابق وہ سب سے 2-3 جملے بول کے سٹیج سے اتر آیا تھا۔ وہ تینوں اب اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ نشست پہ بیٹھی تھی۔ ان کے لیے خوشی کی بات ہی تھی کہ سینئرز کے ہوتے ہوئے بھی ان کی کلاس میٹ جیت گئی۔ فنکشن اپنی آبوتاب سے جاری تھا، تب بھی پیر نے آ کے انہیں پرنسپل کا پیغام دیا کہ وہ رومائزہ کو اپنے کیبن میں بلا رہی ہیں۔ وہ ان تینوں کو ساتھ پرنسپل کے کیبن کی طرف چل دی۔ میں آئی کم ان میم؟ دروازہ بند تھا، اس نے آواز کے ساتھ دستک بھی دی۔ یس کم ان رومائزہ، پرنسپل نے انتہائی خوشگواری سے کہا۔ رومائزہ نے دروازہ دھکیلا اور اندر آئی تو پرنسپل اور ان کے سامنے والی ریوالونگ چیئر پہ میران جا کو بیٹھے پایا، جس کے چہرے پہ پر اصرار سی مسکراہٹ نے جگہ لی تھی۔ وہ تینوں ٹیبل کے قریب کھڑی ہو گئی۔ بیٹھو رومائزہ، وہ الجھن کا شکار ہوتے ہوئے میران کے برابر والی چیئر پہ بیٹھ گئی، جبکہ انوش اور عائشہ نے صوفے پہ جگہ بنا لی تھی۔ کاش میں بھی سپیچ کر لیتی، وہاں بیٹھتی، پھر میں بھی۔ انوش منہ پر ہاتھ رکھے دبے انداز میں عائشہ سے بولی، اس کا اشارہ رومائزہ کی جانب تھا۔ تم تو کھانے کے کمپٹیشن میں حصہ لینا، یقین ہے تم ہی اول نمبر پہ جیتو گی، عائشہ چبا چبا کے کہتی دور ہو کے بیٹھ گئی۔ میران صاحب، یہ ہماری جامعہ کی بہت لائق فائق اسٹوڈنٹ ہیں، پر بیک مینیجر کے نام سے جانی جاتی ہیں، ان کی قابلیت تو میں دیکھ ہی چکا ہوں۔ اس نے ترچھی نگاہ رومائزہ کے چہرے پہ ڈالی جو اسی کو تک رہی تھی، اس کی گویا سانس کہیں اٹکی ہوئی تھی۔ صوفے پہ بیٹھی انوش دبی دبی ہنسنے لگی۔ تھینک یو سر اگین، وہ مسکرا دی۔ تبھی پی این کے ساتھ 4-5 اور بھی اسٹوڈنٹس کیبن میں داخل ہوئے۔ پرنسپل یونی کے بہترین طلباء کو میران سے ملوا رہی تھی۔ وہ سب کے سوالوں کا جواب دیتا رہا، دل نہ جانے کسی خواہش کے لیے تڑپ اٹھا تھا۔ وہ اس سے گفتگو کرنا چاہتا تھا پر موقع نصیب نہ ہوا۔ وہ اس کی تقریر کو موضوع بحث بنانا چاہتا تھا۔ رومائزہ کو اپنی موجودگی بے وجہ محسوس ہوئی تو پرنسپل سے ایکسکیوز کرتی ان دونوں کے ساتھ باہر آ گئی۔ تھوڑی دیر میں باقی اسٹوڈنٹس بھی چلے گئے اور میران کی بھی کسی وزیر سے ملاقات فکس تھی۔ وہ بھی واپسی کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ پرنسپل نے اسے سٹیج پہ جو گلدستہ تھمایا وہ اس نے اٹھایا اور عزیز کو کول ملاتا ہوا باہر نکل گیا۔ نظریں کسی کی متلاشی تھی۔ وہ واسکٹ کندھے پہ ڈالے پورچ پارکنگ کی طرف آیا تھا کہ اسے رومائزہ اپنے دوستوں کے ساتھ دکھائی دی۔ روما بس بھی کرو یار، انوش نے اس کی کسی بات پہ چڑ کے کہا۔ میران آگے نہیں بڑھا تھا، ان کی آواز اتنی بلند تھی کہ وہ بآسانی سب سن سکتا تھا۔ وہ بس رومائزہ کو دیکھ کر بے خود سا ٹھہرا۔ کس قدر مغرور شخص ہے، پورے فنکشن میں مجال ہے جو ڈھنگ سے مسکرایا ہو، بندہ اتنا بھی سریل نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی بات سن کے جا کے ماتھے پہ بل پڑے، کیا وہ اس کی بات کر رہی تھی؟ امیر لوگ ہوتے ہیں مغرور، عائشہ نے آسمان پہ دیکھتے ہوئے ایسے ہی کہہ دیا۔ پہلے جو وہ انجانے میں رکا تھا اب خود سے ان لڑکیوں کی رائے سننے کے لیے ٹھہر گیا تھا۔ اچھا، رومائزہ نے کڑے تیوروں سے اسے دیکھا، مطلب تم نہیں؟ خیر، میں میران جا کی بات کر رہی ہوں، صرف مبارکباد دی یار، اتنا ہی بول دیتا کہ مس رومائزہ آپ نے بہت اچھی تقریر کی، یار میری ساری محنت وصول ہو جاتی، اتنی محنت کی تھی، مہمان خصوصی آ رہے ہیں، یہ وہ تپ کے جگہ سے اٹھی۔ اس کے شکوے سن کے میران آنکھوں پہ کالا چشمہ لگاتا ہوا گہری سوچ میں پارکنگ کی طرف بھر آ گیا تھا۔ اپنے بارے میں اس کی رائے جان کے اسے حیرانی ہی ہوئی تھی۔ ایک طرف ان لڑکیوں کا ہجوم تھا جو اس سے ملاقات پہ ہی آسمان پہ اڑنے لگتی، اور ایک یہ لڑکی تھی جس کے شکوے ہی الگ تھے۔ اب وہ یہ تھوڑی جانتی تھی اس کے جانے کے بعد سنجیدگی کی بجائے خوشگواری سے میران نے باقی اسٹوڈنٹس کو جوابات دیے اور ان سے گفتگو بھی کی۔ وہ تو بس اپنا ڈھول پیٹے جا رہی تھی اور کافی دیر تک وہ اس کی شان میں کیا کیا بولتی گئی، انوش اور عائشہ سر پکڑے سنتی رہی اور پھر زبردستی اسے اندر لے گئی۔ میران کو اپنی ضرورت سے زیادہ سنجیدگی کا احساس ہوا تھا۔ خیر کیا کرتا، یہ سنجیدگی اس کے مزاج کا حصہ تھی۔ ذوالفقار جا اپنے آفس روم تھے تب میران کمرے میں داخل ہوا۔ آؤ میرے شیر، صبح سے غائب ہو۔ ذوالفقار جا اپنے آفس روم میں فائل گردانی میں مصروف تھے۔ میران کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر جگہ سے اٹھ کر گلے لگ کر کہا اور اس کی پیٹھ
تھپکی۔ میران اپنے باپ کا غرور تھا، وہ سیاست میں آنے کے بعد ہر چیز اچھے سے سنبھال رہا تھا، وہ بڑی ایمانداری سے اپنا کام کرتا تھا اور ذوالفقار جا ایمانداری کے الف تک سے ناواقف تھے۔ اس نے باپ کے خلاف کرپشن پہ ابھی تک ایک لفظ نہیں کہا تھا۔ اسی بات پہ وہ بیٹے پہ نہار ہوتے تھے کہ ان کا بیٹا ان کے خلاف نہیں جا سکتا، پر وقت بدلنے میں دیر تھوڑی لگتی ہے۔ اسے اقتدار چاہیے تھا، عوام کو اس کی ایمانداری پسند تھی اور وہ اس بات سے بخوبی واقف بھی تھا۔ باپ کی طرح اس کے کالے دھندے نہ تھے، نہ ہی ایسی کوئی خبریں اڑتی تھی۔ آپ بتائیں کیسی رہی میٹنگ؟ ذوالفقار کی ٹیبل کے سامنے والی کرسی اس نے سنبھالی، کرتے کے کف لنکس فولڈ کیے ہوئے تھے، ٹیبل پہ پڑی ایک فائل اٹھا لی۔ بہت اچھی۔ شمس بتا رہا تھا آج بھی اجمل خان کے آدمیوں نے پریشان کیا ہے۔ ہاں، پر میں نے ان کا علاج کر دیا ہے، آئندہ غلطی سے بھی کام کار کے درمیان میں رکاوٹ نہیں پیدا کریں گے۔ کوشش کرو جلد از جلد یہ کام مکمل کروا لو، کافی عرصے سے یہ کام رکا ہوا تھا، اب مزید دیری ہوئی تو عوام مخالفت پہ اترے آئے گی۔ ذوالفقار نے اسے اندیشوں سے آگاہ کیا۔ فکر نہ کریں، بہت جلد یہ کام مکمل ہو جائے گا۔ چلے آئیں تاش کھیلتے ہیں، بہت عرصہ ہو گیا کھیلا نہیں۔ وہ کرسی سے اٹھا اور تاش کے پتے نکال کے میز پہ رکھے۔ باپ بیٹے کے درمیان یہ کھیل کافی دیر سے جاری رہا تھا اور ذوالفقار جا جیت چکے تھے۔ میران ہنسنے لگا۔ آئے گا وہ دن جب میں بازی جیت جاؤں گا، میران نے ہنستے ہوئے کہا۔ ذوالفقار اس کی تائید میں سر ہلایا۔ ویسے مجھے وفاق کے دیے فنڈ کا چیک چاہیے، کچھ ضروری کام کروانے ہیں۔ اس نے توجہ تاش کے پتوں سے ہٹا کر ذوالفقار کی جانب مبذول کی۔ ذوالفقار کے چہرے کے زاویے لمحے میں تبدیل ہوئے تھے۔ شمس جو ابھی ہی کمرے میں آیا تھا، ذوالفقار جا کو گڑبڑا کے دیکھنے لگا۔ ذوالفقار صاحب، آپ سن رہے ہیں؟ اس نے تاش کے پتے ٹیبل پہ بچھا دیے اور کمر کو چیئر کی پشت سے ٹکا کے نظریں باپ پہ جما لی۔ وہ چیک اب مل نہیں سکتا، رقم نکالی جا چکی ہے۔ انہوں نے بڑی سہولت سے بات سنبھالی، وہ بات کی گہرائی سمجھ چکا جو تھا۔ صحیح۔ کرتا جھاڑتا ہوا وہ مسکرا کے جگہ سے اٹھا اور اپنی آرام گاہ میں آ گیا۔ سائیں، کہیں چھوٹے سائیں غصہ تو نہیں ہو گئے؟ شمس کو خدشہ لاحق ہوا۔ اس میں باپ سے بغاوت کرنے کی ہمت نہیں، وہ سب کچھ کر سکتا ہے پر میرے خلاف نہیں جا سکتا تھا۔ باپ ہوں اس کا، مجھ سے محبت کرتا ہے، عزت کرتا ہے، اپنے مسئلے کا وہ کوئی دوسرا حل نکال لے گا، بہت ہوشیار ہے۔ چہرے پہ مکاری واضح تھی۔ شمس نے ایک فائل کھول کر اس کے سامنے کی۔ سائیں، یہ تمام قرض داروں کی فہرست ہے، میں نے سب کو فون کھڑکا دیا ہے، جلد از جلد قرضہ ادا کر دیں ورنہ ہم اپنے طریقے سے پیسہ نکلوانا اچھے سے جانتے ہیں۔ شمس فائل پہ جھکا ہوا بول رہا تھا۔ پر سائیں، شنواری نے رقم کی ادائیگی کے لیے مزید وقت مانگا ہے، اس کی مدت تو ختم ہو چکی ہے، کیا اس نے اب تک قرضے کی ادائیگی نہیں کی؟ ذوالفقار جا کو حیرت ہوئی تھی۔ بہت گھنا آدمی ہے، خوب منافع کما چکا ہے پر ابھی تک قرضہ ادا نہیں کر رہا، آپ کہیں تو؟ ذوالفقار نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ شمس خاموش ہو گیا۔ اسے ایک دو بار پھر بولو، اگر نہ مانا تو پھر کوئی سخت قدم اٹھانا پڑے گا۔ ذوالفقار نے اپنی سگار جلائی، کمرے میں سگار کی بو پھیلتی گئی۔ جو حکم، میں ابھی کال کرتا ہوں، آپ جاؤ، میں بھی آرام کروں گا، ذوالفقار کہتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ شمس نے باہر باغ میں جا کے شنواری کو کال لگائی۔ عزیز میران کی گاڑی کی صاف صفائی کر کے باغ میں آیا، شمس کو دیکھ کر اسی کے پاس پہنچ گیا۔ وہ شنواری سے بات کر رہا تھا۔ سائیں، کچھ نہیں جانتے، جب قرضہ ادا نہیں کر سکتے تھے تو لینے کی ضرورت بھی نہیں تھی، میں ادائیگی سے انکار تھوڑی کر رہا ہوں، جیسے ہی پیسے ہاتھ میں آئیں گے ادا کر دوں گا، تم سائیں کو بولو تھوڑا خیال کریں۔ مقابل سے کسی کی تھکن آلود التجائی آواز آئی تھی۔ چل چل، دماغ خراب نہ کر، بہت وقت دے دیا، چھوٹی موٹی رقم نہیں جو ادا نہیں ہو سکتی، 1 مہینے کا وقت ہے، قرضہ اتار دے ورنہ جو ہوگا اس کے ذمہ دار تم خود ہوگا۔ شمس نے دھمکاتے ہوئے کال کاٹ دی۔ سب خیریت تو ہے؟ عزیز نے اس کی چڑھی سانس کو دیکھے سوال کیا۔ ہاں ٹھیک ہے، لوگ سائیں کا پیسہ لے کر بھول گئے ہیں، آج سب کو آخری بار وارن کر کے ہوش ٹھکانے لگائے ہیں۔ شمس اس کے گرد بازو پھیلائے بولا۔ موسم ٹھنڈا ہو چکا تھا، عزیز کو سردی محسوس ہو رہی تھی، شمس سے اس کی خاص بنتی نہیں تھی۔ الوداعی کلمات کہہ کر وہاں سے نکل گیا۔ سالہ خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے، بہت ہی
पर निकल गए हैं इसके। शम्स जी कराह के रह गया। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था और वो लाउंज में टीवी पे हॉरर मूवी लगा के बैठी थी। लाहौर में आजकल बारिशों का सिलसिला जारी था। इधर मूवी में दरवाजा खुलने की दिलखराश आवाजें आ रही थी। तभी अचानक से बिजली कड़की और रुमाइजा की बेसाख्ता चीख पूरे घर में गूंजी थी। क्या हो गया बेटा? एहतशाम साहिब जो फैक्ट्री से थके हुए घर लौटे, उसकी आवाज पे चौंकते हुए लाउंज में आए। थैंक गॉड बाबा, आप आ गए। कब से आपका इंतजार कर रही थी। उसने झट टीवी बंद किया। एहतशाम साहिब कमरे की लाइट्स ऑन करके उसके पास बैठ गए। मैंने मना किया है ना, अंधेरा मत किया करो। अकेली होती हो, डर गई हो तो क्या हो गया? सोफे पे बैठे हुए उन्होंने उसे डांटा था। रुमाइजा ने बड़े बड़े मुंह बनाए थे। अब मैं हॉरर मूवी देख रही थी तो सोचा माहौल भी हॉरर सा कर लूं। वो सोफे से उठते हुए बोली। वो किचन में गई। एहतशाम साहिब को बर्तनों की खटपट की आवाजें महसूस हुई। थोड़ी देर में वो ट्रे में बर्तन सजाए उनकी खिदमत में हाजिर हुई। नेमत बी ने आपका पसंदीदा मगज बनाया है। वो नाक चढ़ाते हुए सांस बंद करके बोली। एहतशाम साहिब उसकी बिगड़ी शक्ल देख के हंसने लगे और खाना निकाला। मतलब आज फिर बाहर से खाना आया होगा। उन्होंने सर हिलाते हुए कहा। जी जनाब, ये मगरूर मगज ना कोई खाने वाली चीज है। वाकई इंसान बहुत ही जालिम है, गाय के दिमाग तक को नहीं छोड़ता। बोलते हुए ही उसकी आबकाई सी महसूस होने लगी थी। फिर झरझरी लेकर मोबाइल खोल के बैठ गई। वैसे इस मगज की आपको बहुत जरूरत है। बाप की शौकी पे उसने आंखें चढ़ाई। फिर जब वो खाने से फारिग हुए तो रुमाइजा उन्हें आज तकरीर की तस्वीर दिखाने लगी। एहतशाम साहिब के चेहरे की थकन, परेशानी, हर चीज से वो नावाकिफ थी। मोबाइल पे उसकी तकरीर चल रही थी। माशाल्लाह, आप तो बड़ा अच्छा बोलती हैं। एहतशाम साहिब ने उसके सर पे बोसा दिया। वो मुस्कुराई। उसका बोलने का खड़ा अंदाज था। बचपन में जब वो कनाडा वेकेशंस पे गई थी तो उनकी अंग्रेजी जुबान और लहजा उसे बेहद पसंद आया था। अब वो अंग्रेजी तो फर फर बोलती थी, पर उर्दू बोलने का अंदाज भी ऐसा हो गया था जैसे कोई अंग्रेज बड़ी रसाई से बेहतरीन उर्दू बोल रहा हो। उसका अंदाज, बोलचाल, सब कुछ पाकिस्तानी लड़कियों से काफी मुनफरिद था और यही चीजें उसे दूसरों से मुख्तलिफ रखती थी। और पता है, मुझे फर्स्ट प्राइज भी मिला है। उसने मेडल और एक कवर उनके सामने लहराया और वापस मोबाइल की स्क्रीन छोड़ते हुए तस्वीरें दिखाने लगी। एक तस्वीर पे एहतशाम साहिब की नजर ठहर गई। बेटा, ये चेहरे पे जैसे फिक्र धार आई। मेहरान जा, यही तो मेहमान खसूसी था, उसने ही मेडल दिया। उनको तकरीर तो पसंद आई, पर मजाल है तारीफ में कुछ बोल देते। उसकी टांग अभी तक वहीं अटकी हुई थी। एहतशाम साहिब के जहन अलग ही दुनिया में पहुंचा था। कोई बात नहीं, बाकी सब से तो तारीफें समेट लेना। अब जाओ, सो जाओ, सुबह यूनिवर्सिटी भी जाना है। उन्होंने अपनी सोच और वहम पे लानत भेजी। कल तो ऑफ है, चले, गुड नाइट। उसके जाने के बाद एहतशाम साहिब सोफे पे टेक लगा के दुखते सर को दबाते रहे और वहीं उनकी आंख लग गई। रात के किसी पहर मेहरान की आंख खुली। वो उठ के बैठ गया। सोचों का तसलसल एक जगह ही ठहरा हुआ था। किस कदर मगरूर शख्स है। मजाल है जो ढंग से मुस्कुरा देता और खुल के तकरीर की तारीफ कर दी होती। उसकी अपने बारे में राय जहन में भटक जा रही थी। उसके ख्याल से ही चेहरे पे मुस्कुराहट फैल गई। आज कई बार उसके ख्याल आने पे बेखुदी में मुस्कुरा गया था। कौन हो तुम? क्यों जहन से निकल नहीं रही? मेहरान जा कभी इतना बेबस नहीं हुआ जितना तुम्हारे लिए खुद को महसूस कर रहा है। वो बिस्तर से खड़ा हो गया। सिगरेट जला के शीशे के दरवाजे को खोलता हुआ शर्टलेस बालकोनी में आ गया और रेलिंग पे दोनों बाजू जमाए सोचों में वापस गर्क हो चुका था। माथे पे भुएं सुकड़ती जा रही थी। चेहरे पे दिलफरेब मुस्कान जगह बना चुकी थी। जहन में बस एक ही चेहरा लहराता और वो बेखुदी में हंस देता। एक खूबसूरत याद बन रही थी। वो अपनी यादों से कहो छुट्टी दे मुझे, इश्क के हिस्से में भी तो इतवार होना चाहिए। वो तीनों लास्ट बेंच पे बैठी लेक्चर के दौरान मुंह पर हाथ रख के गप्पों में मसरूफ थी। अच्छा सुनो, एक बात बतानी है। मेरा रिश्ता आया है। आयशे की नजरें बोर्ड पे जमी थी, अलबत्ता लब फुसर फुसर कर चुके थे। अनोश और रुमाइजा ने चौंक के उसे देखा। तुम शादी कर रही हो? रुमाइजा की बुलंद आवाज पे पूरी क्लास उनकी जानिब मुतवज्जा हुई। लेक्चरार के मार्कर बोर्ड पे बजाने से वापस सब सीधे हो बैठे। ए बलोचन, तुम इतनी अहम बात अब बता रही हो? अनोश ने तपते हुए कहा। आयशे के तेवर चढ़े।
तो क्या हेड ऑफिस में जाके स्पीकर से ऐलान करवाऊं? सुनो अजीज फेलोज, आपकी बलोचन का रिश्ता पक्का हो रहा है। शादी पे सब तगड़ा लिफाफा लेकर आना। वो भी धीमी आवाज में दांत कुचकचाते हुए बोली थी। रुमाइजा ने आयशा के पैर पे अपनी हील यूं ही रखी और फिर उसकी चीख की गवाह ग्लास के दरो दीवार हुए थे। स्टैंड अप यू थ्री। लेक्चरार की सख्त आवाज पे वो तीनों जगह से खड़ी हो गई। आप तीनों इतनी देर से क्लास में मैस क्रिएट कर रही हैं। काफी देर से आपको इग्नोर कर रही हूँ, पर आपकी बातें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कौन सी इतनी जरूरी बातें हैं जो लेक्चर के दौरान बीत जा रही हैं? लेकिन लेक्चरार फट पड़ी थी। वो तीनों शर्मिंदा होने की बजाय दांतों तले हंसी दबाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। शर्मिंदगी के आसार चेहरे पे दूर दूर तक ना थे। मिस आयशा का रिश्ता पक्का हो रहा है, वही बता रही हैं ये। आगे बैठी अरीका ने हंसी दबाते हुए कहा। लेक्चरार ने गुस्से से इन चारों पे निगाह डाली और फिर पूरी क्लास पे जो बेसाख्ता हंस पड़ी थी। कॉन्ग्रेचुलेशन आयशे। साइड कॉर्नर पे बैठे हमायूं ने मदाखलत की थी। आयशे का जी क्लिस गया। बस इस कमीने को तो बात करने का मौका चाहिए। अनोश बुरबुराई। सॉरी मिस, आप लेक्चर कंटिन्यू करें। रुमाइजा इन सब की हरकतों को देखकर माजरत करते हुए बोली। यस आई विल कंटिन्यू, पर इससे पहले आप तीनों को अलहदा कर दूं। रुमाइजा, आप यहाँ मेरे सामने आकर बैठें। रुमाइजा ने मुनमुनाकर लेक्चरार को देखा। आगे बैठना तो उसके लिए सबसे मुश्किल काम था। और अनोश, आप मिडल ऑर्डर पे आ जाएं। राबिया, उनके लिए जगह बनाएं। और मिस आयशे, रुमाइजा फौरन बोली, वो वही अच्छी लग रही हैं। मिस ने जताकर लेक्चर कंटिन्यू कर दिया था। अब वो तीनों एक दूसरे से अलग थलग बैठकर एक दूसरे के साथ लेक्चरार को भी कोस रही थी। क्लास होने के बाद तीनों बाहर निकल आई। चल चल आगे बताओ, रिश्ते का कि लड़का कैसा है? अनोश ने नोट्स बैग में डालते हुए कहा। रुमाइजा आयशे के गले में हाथ डालकर उसे छेड़ने के लिए तैयार उसके साथ चल रही थी। अच्छा है, उसने सहूलत से कहा। ओ अच्छा है, हैंडसम है। रूमा ने भूमें उचकाई। शट अप यार, और दूर हटो। उसने उसका हाथ गर्दन से निकाला। दुल्हनिया गुस्सा हो गई। अनोश ने रुमाइजा के हाथ पे ताली मारते हुए आयशे को मजीद छेड़ा। आयशे इन दोनों के दरमियान फंस चुकी थी। ऐसा तो उसके मियाँ जी कहीं कुछ दिनों में। रुमाइजा ने आयशे की नाक खींची, जिसपे उसकी आंखें उबल आई। शादी को लेकर ये दोनों कैसी संकियों जैसी हरकतें करने लगी थी कि ये आयशे के गुमान में भी नहीं था। आयशे इन दोनों को छोड़ छाड़ तेज कदम लेकर हाल तक पहुंची। वो दोनों उसके पीछे दौड़ती हुई जा रही थी। तब ही रुमाइजा की टक्कर किसी वजूद से हुई। व्हाट द हेल, अंधे हो गए हो? रुमाइजा गुस्से से लबरेज चलाई। उसका लहजा जितना ठहरा हुआ था, दिमाग की उतनी ही गर्म थी। जी आपके प्यार में। मुकाबिल की दिल नशीनी पे उसकी रगें तन गई। सस्ते हमायूं सईद, तुम्हारा मसला क्या है? अनोश ने मदाखलत की, जो हमायूं ने कानों पे उड़ाई थी। रुमाइजा एहतशाम, मैं कोई लोफर आवारा लड़का हरगिज नहीं हूँ। तुम मुझे पसंद हो और ये मैं बताना चाहता हूँ। वो वजाहत पे उतर आया। अनोश ने हंकारा भरा, अलबत्ता रुमाइजा खामोश थी। सही, तुम लोफर हरगिज नहीं हो, पर तुम लड़कियों से बातचीत करने में बेहद इंटरेस्ट रखते हो। रुमाइजा ने बेहद संजीदगी से सीने पे हाथ बांधे हकीकत बताई। गलत समझ रही हो, वो सब सिर्फ तुमसे बात करने के लिए मौका ढूंढते रहा हूँ। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, और आइंदा ऐसे रास्ते में हरगिज मत आना, वरना अगली बार ये बात बर्दाश्त नहीं करूंगी। सीधा मुंह तोड़ दूंगी। वो गरा के उसकी आंखों में आंखें डाल के मजबूत लहजे में बोली। बहुत गरूर है तुम में तो। हमायूं को उससे इस लहजे की तवक्का हरगिज नहीं थी। वो तो बड़ी नरम तबीयत की मालिक लगती थी, हमेशा अपनी दोस्तों के साथ पाए जाने वाली पुरकशिश ठहराव लहजे वाली। बहुत है तुम जैसों के लिए ही तो गरूर संभाल के रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह, रोमाइजा ने बेनियाजी से कहा और अनोश का हाथ थामकर आगे भाग गई। इंतजार करूंगा, कभी तो ये गरूर टूटेगा। वो लब व्यवस्थ करता हुआ निकल गया। जितनी इस हमायूं की रुमाइजा ने तजलील कर दी थी, अनोश का दिल बाग बाग हो चुका था। रुमाइजा तो सुनते ही सीख पा हो चुकी थी कि वो दोस्ती की आड़ में अपनी दिली ख्वाहिश पूरी करना चाहता है। कई बार उसके प्रपोजल वो ठुकरा चुकी थी, पर आज सारे हिसाब उसने बराबर कर दिए थे कि जितना वो तीनों इस हमायूं की वजह से परेशान हुई थी,